नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात एक बार फिर बिहार की करेंगे, बिहार की राजनीति की बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर। 16 मार्च यानी अगले महीने 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव देश भर के साथ साथ बिहार में भी होने वाला है। 5 सीटें खाली हो रही है। जो 5 सीटें खाली हो रही है उसमें 2 जदयू के खाते में है, 2 आरजेडी के खाते में है और एक बीजेपी की सीट है जिसे बीजेपी ने पिछले साल यानी लोकसभा चुनाव के बाद विवेक ठाकुर की वो सीट थी। चूंकि वो लोकसभा चुनाव लड़े, एमपी बन गए, तो उन्होंने सीट खाली कर दी। तो बीजेपी ने अपनी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में हार गए थे। अब सवाल है कि 5 सीटें फिर से खाली हो गई है। 2 सीटें आरजेडी के खाते में है, 2 सीटें जदयू के खाते में है और एक सीट के बारे में मैंने आपको बताया कि एक बीजेपी की सीट है। तो 5 सीटों में इस बार जो गुनागणित होगी वो क्या होगा, क्योंकि इस बार विधानसभा का जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार महागठबंधन को या आरजेडी को एक भी सीट मिलना काफी मुश्किल हो गया है। और ये तय माना जा रहा है कि 5 में से 2 सीटें जदयू के खाते में रहेगी जैसा कि पहले भी थी और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी और एक सीट जो है उसमें भी एनडीए का पल्ला जो है वो भारी है, क्योंकि 202 विधायक एनडीए के पास है और एक राज्यसभा सीट के लिए मात्र 41 विधायक चाहिए। अगर उस हिसाब से देखें तो 5वें सीट के लिए एनडीए को मात्र 3 विधायक की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, उन्हें 6 विधायक चाहिए। तो निश्चित रूप से इस बार राज्यसभा चुनाव में ध्रुव का इक्का साबित होगा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे उनमें कुमकुम भारद्वाज जो बीजेपी की एमएलए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, रामपुकार सिन्हा जो प्रवक्ता है आरएलएम पार्टी के, सोनम पासवान जो प्रवक्ता है एलजेपीआर के, शंकर मांझी जो प्रवक्ता है हम पार्टी के यानी जीतनराम मांझी पार्टी के, आरजू खान प्रवक्ता है आरजेडी के और प्रोफेसर संजय कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और एक लंबा अनुभव है बिहार की राजनीति का उनके पास। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर संजय कुमार के पास ही जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो राज्यसभा का चुनाव वो कितना मुश्किल और कितना आसान है, खासकर एनडीए के लिए, या फिर कितना मुश्किल है महागठबंधन के लिए। देखिए, इसमें तो सीधा गणित है और गणित ये होता है कि जैसे इस बार बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, तो 5 सीटें हैं तो इसका सीधा फॉर्मूला है कि आप 5 में 1 जोड़ दीजिए और जो कुल विधानसभा की सीटें हैं उससे उनको भाग दे दीजिए और फिर जो आता है उसमें 1 और ऐड कर दीजिए। उतने विधायकों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि इस बार 5 सीटें खाली हो रही है, 41 विधायकों की जरूरत है, 41.5 आता है। अगली बार हो सकता है कि 6 सीटें खाली हो, तो फिर हम लोग उसके कैलकुलेशन के अनुसार बता देंगे कि कितने विधायकों की जरूरत है। तो 4 तो कंफर्टेबल है, जो 202 की बात आपने कही कि 4 राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो एनडीए के तरफ से उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो 5वीं सीट है, 5वीं सीट को लेकर के एनडीए गठबंधन के पास 38 विधायकों का समर्थन है और इंडिया गठबंधन के पास 35 विधायकों का समर्थन है। अब इसमें चीजें निकल करके आती है एआईएमआईएम के 5 जो एमएलए हैं
क्या एआईएमआईएम के 5 एमएलए एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हो जाएंगे, या वो 5 एमएलए जाकर के खड़े हो जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ? इस पर बहुत चीजें निर्भर करती है कि वो कहाँ किसके साथ खड़े होंगे। और एक तो जो उम्मीदवार हैं बसपा के, वो अभी नहीं बता पा रहे कि वो कहाँ एनडीए के साथ हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ है। एआईएमआईएम जो है वो किसके साथ खड़ी हो सकती है, क्या लगता है संजय जी आपको? अब क्योंकि इसमें आज अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पता नहीं हम क्या करेंगे, हमारी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। नहीं, ठीक है, कुआं खाई की बात वो जरूर करते हैं, लेकिन उनका एजेंडा बड़ा फिक्स रहता है। इसमें एक तरह की ये चर्चा चल रही है कि जेडीयू अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाती है तो हो सकता है कि एआईएमआईएम मुस्लिम कैंडिडेट के नाम पर, कि चूंकि माइनॉरिटी के कैंडिडेट थे इसलिए मैंने उनके पक्ष में समर्थन दिया। एक पार्ट ये होता है। दूसरी बात होती है राज्यसभा के चुनाव में कि कोई क्रॉस वोटिंग जैसी चीज नहीं होती है कि कोई पार्टी व्हिप जारी करती है और उनके विधायक अगर उनके व्हिप के खिलाफ जाकर के वोट किए तो उन पर एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें कभी कभी विधायक भी फिसल जाते हैं कि पार्टी कहीं और सोच रही है, उनके विधायक कहीं और किन्हीं के साथ खड़े हो गए। तो ये जो 5वीं सीट है, वो 5वीं सीट बड़ा दिलचस्प लग रहा है। इसीलिए मैंने इशारा किया कि क्या इंडिया गठबंधन कोई मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगा देगी कि भाई आ जाइए, अगर मुस्लिम कैंडिडेट से ही आपको इतना नजदीकियां बढ़ानी है तो हम ही मुस्लिम कैंडिडेट उम्मीदवार घोषित कर देते हैं और एआईएमआईएम का वो समर्थन आप हमको कर दीजिए। एनडीए भी कर सकती है कि भाई हमारे तरफ से ये कैंडिडेट होंगे और एआईएमआईएम इनको समर्थन कर दे। लेकिन लबोलुआब यही है, 3 सीट की जरूरत पड़ेगी किनको? एनडीए गठबंधन को। और 6 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, सीट कह रहे हैं 3 विधायकों की, और 6 विधायकों की जरूरत पड़ेगी इंडिया गठबंधन, महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन को। तो 3 और 6 का आंकड़ा है। अब 3 वाले को थोड़ा आसानी होगी समर्थन लेने में, उनके विधायकों को समझने में। और आप तो चूंकि बेहतर समझते हैं, राज्यसभा का जो इस तरह की फंसी हुई सीटें होती है उसमें कैसे धन कुबेरों पर दांव लगाया जाता है, ये मुझे बहुत बताने की आपको जरूरत नहीं है। उनको भी समझा दिया जाता है कि भाई आप 3 विधायकों को आप कैसे जुगाड़ कीजिएगा। जुगाड़ शब्द मैं कह रहा हूँ, वो आप अपना कर लीजिए, चलिए 5वां कैंडिडेट मैंने आपको अपने तरफ से बना दिया। ये दोनों तरफ से, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों तरफ से धन कुबेरों पर दांव लगाया जाएगा कि भाई 5वां सीट हम आपको देंगे। अब ये कैसे विधायकों को अपने खेमे में लाइए, उनका वोट लीजिएगा। ये तो मेरे ख्याल से धन कुबेर जो हैं वो तो दोनों गठबंधन में बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुमकुम जी ये बताइए मुझे, इस बार तो बल्ले बल्ले है बीजेपी की। तो 2 सीट जो फाइनल है, जो पक्की है, उसमें हमारे पास जो खबर है, पहली सीट नितिन नवीन जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरी सीट हो सकता है पवन सिंह के खाते में जा सकती है। काफी मेहनत कर रहे हैं आजकल वो बीजेपी के लिए। सबसे पहले सौरभ जी मैं आपको बताऊं कि यहाँ संख्या बल तो है राज्यसभा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये प्रतिबिंब है। जहां जनता ने जिन राज्यों में भी हमें जनादेश दिया है उसका स्वाभाविक प्रतिनिधित्व में राज्यसभा में दिखता है। कायदे की बात यह है। अब राज्यसभा में जो हमारी शक्ति है वो हमारी कैसे बढ़ेगी। पहले हम बीजेपी की बात करें 103 थे, टोटल 233 सीटें हैं वहां, 10-12 के लगभग वो माफ कीजिएगा 233 और 12 के लगभग वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। तो अब सिर्फ बिहार की बात आप कर रहे हैं, आप बाकी सारे राज्यों में भी है, असम में है, आप हरियाणा में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। हम लोग बिहार में हैं, इसीलिए बिहार की बात कर रहे हैं। नहीं जी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सौरभ जी, हर जगह हमारी स्थिति बहुत बेहतर है और मजबूत से और मजबूती की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जनता ने हमें जनादेश दिया है। 2 नाम जो हमने बोला ये फाइनल है। ये आपको शायद ज्यादा खबर होती है क्योंकि ये जो विश्लेषण है, ये शीर्ष नेतृत्व ये डिसीजन लेते हैं और इसमें कौन लोग होंगे और किनके
किनको लेकर के बिहार के जो कहते हैं ना डेवलपमेंट मॉडल को या बिहार को लेकर के जो हम बेहतर सोच पाएंगे, बेहतर तरीके से अपने बातों को, अपने वक्तव्यों को और बिहार की जनता को लेकर के, बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के जो वहां बातें करेंगे। हम संजय जो हमारे एक संजय हैं बैठे हुए प्रतिनिधि बिहार के राज्यसभा में, तो हम वैसे लोगों को तो नहीं भेजने जा रहे हैं। हम तो उन लोगों को मतलब हमेशा से ऐसा ही रहा है कि उसमें नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपने बात करी और या जिन लोगों को अभी नाम ले रहे हैं वो बिहार से आते हैं और बिहार की बेहतर भविष्य के लिए वो जाएंगे वहां पे। ये संख्या बल जो है सिर्फ संख्या बल के तौर पे यहाँ पे जोड़ गणित जो बात हो रही है, गणित की माइनस प्लस इन हाउ टू डिडक्ट एंड हाउ टू इनहैंस द थिंग, ये तो दूसरे को सोचने की जरूरत है। हमारे पास जो जनता का जनादेश आया है किसी भी राज्य में, हमारी राज्यसभा में स्थिति मजबूत से और भी मजबूती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए आरजू खान, आपने सुना कि हम कोई हरियाणा के नेता को बिहार से राज्यसभा नहीं भेजेंगे, भेजेंगे तो बिहार का ही होगा। और दूसरी बात है कि आपकी तो दोनों सीट इस बार गई, हाथ खाली है बिल्कुल। ना अमरेंद्रधारी जा पाएंगे, ना प्रेमचंद्र गुप्ता को आप रिपीट कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदया से आप क्या मतलब जानना चाहते थे? ये और कह क्या सकती हैं? इनके पास है क्या कहने के लिए? ये आती हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि पे बात करेंगी, वन साइडेड बात करेंगी। इनको क्या लेना देना है बिहार की तरक्की से? तरक्की की बात करती हैं, लेकिन तरक्की 20 सालों से हुआ नहीं है बिहार प्रदेश का, तो उसका नहीं, वो बिहार की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर कोई भी अगर बीजेपी से जाएगा तो वो बिहार का नेता होगा, ना कि हरियाणा का। हाँ ठीक है, हमको मालूम है वो जो कहना चाहती हैं। तरक्की की भी बात उन्होंने जोड़ा था, तो 20 सालों से इनको बता दीजिए कि शासन सत्ता इनका है, लेकिन किसी भी संचकाज में भारत सरकार के किसी भी चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 पर है, आगे नहीं है किसी चीजों में। तो इसका भी वो क्रेडिट ले लें। देखिए जाहिर सी बात है, हम लोग बात कर रहे थे कैलकुलेशन पे राज्यसभा की, हमारी सीटें कम हैं। अगर हम पूरे अलायंस को मिला लें तो 35 सीटें होती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। बिहार की राजनीति किस जगह उठ करवट कर लेगी, बैठेगी, इसके भी बारे में हम लोग अभी बातें करना शुरू किए हैं आज से, जब से यह राज्यसभा का चुनाव आया है। और कौन किसको सहयोग करेगा ये आने वाले वक्त के गर्भ में पल रहा है कि क्या हो। उम्मीद है रही जहां तक उम्मीदवार खड़ा करेंगे 5वीं सीट के लिए। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं उम्मीद है। राजनीतिक तो आदमी कहता है कि एकदम आप इसको मान के सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, राजनीति के अंदर कोई शत्रु नहीं होता है। झोली उसी के सामने फैलानी पड़ेगी ना जो चुनाव से पहले आपके दरवाजे पर आया था गठबंधन करने के लिए, और आप लोगों ने इनकार कर दिया था। फिर झोली उसी के सामने फैलानी पड़ेगी। नहीं, अगर सीटों की संख्या देखी जाए तो कौन किसके वक्त सामने झोलियां फैलाएगा और कौन पहले से हैंड्सअप कर चुका है, ये आप कुछ दिन में पहले 25 सीट में कैसे जाएंगे आरजू खान? 25 सीटों में कैसे राज्यसभा जाएंगे? मैं कहता हूं कि कुछ दिनों के बाद परत दर परत इस चीजों के ऊपर से पर्दा उठते चला जाएगा कि बिहार थोड़ा सा पर्दा आज ही उठा दीजिए। नहीं, थोड़ा सा तो पर्दा, हम लोगों के 1 घंटे के कन्वर्सेशन में बहुत कुछ पर्दा खुल जाएगा। नीतीश कुमार जी ऐसी धुरी हैं बिहार प्रदेश में कि कब किस करवट ले लेंगे किसी को नहीं पता है। अभी भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार आपके पास आएंगे? नहीं, किसके पास चले जाएंगे? उम्मीदें, मैं तो कहता हूं राजनीति में संभावनाएं क्यों नहीं रख सकते हैं आप? और आपने तो हमेशा कहा, देखिए ना, थोड़ा सुन लीजिए, ये इंटरप्ट ना करें। उन्होंने क्या कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, सौदा कर लूंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। अच्छी बात है, आपके नेता ने उम्मीद छोड़ रखी है, लेकिन अच्छा है कि आप उम्मीद बनाए हुए हैं। लेकिन मैं दूसरी चीजें भी मैं कहना चाहता हूं, आप उसको भी सुन लीजिए थोड़ा सा सौरभ जी, इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। आपने AIMIM का नाम लिया और आपने कहा कि उसके सामने आप जो है झोली फैलाइएगा। मैं कहता हूं कि वो AIMIM, जैसा संजय सिंह ने कहा कि पहले ही से बड़ी कुछ चीजें उसकी क्लियर हो जाती हैं, उसने पहले ही कह दिया है। अब देखा आपने कि किस तरीके से दूसरे लोगों की सुरक्षा घटाए गए और अख्तरुल इमान को किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराया गया। तो इस चीजों से भी आप क्लियर हो जाइए कि AIMIM जनता दल यूनाइटेड के साथ क्या करना चाहती है, उसके बदले में क्या लेना चाहती है। अब मुझे फिर इसके बाद नहीं लगता है कि बहुत सारा कुछ डिस्कशन का नतीजा रह जाएगा। तब तो फिर बात खत्म हो गई, 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में। मैं कह रहा हूं, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अभी शुरुआत हुई है राज्यसभा की। आने वाले वक्त में देखिए कि उठ किस करवट बैठता है। चलिए ठीक है रामपुकार जी,
इस बार लगता है आपके नेता राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। सौरभ भाई कुछ अभी ज्यादा भविष्य दिखाई नहीं दे रही है, और मुझे लगता है सौरभ कि भाई शायद उन्होंने अपने बेटे को एमएलसी और मंत्री बनाकर शायद अपने राज्यसभा जाने का जो रास्ता है उस पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। यह आप कह सकते हैं सौरभ भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि देखिए, राज्यसभा में जाने का गणना बिहार के माननीय विधायक गण के द्वारा तय होता है। हम एनडीए में हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का एक हिस्सा है, और बिहार विधानसभा में कितने एनडीए के विधायक हैं आपको भी मालूम है, और इस डिबेट में बैठने वाले सभी हमारे प्रवक्ताओं को भी मालूम है। जहां तक सवाल है, जिस समय विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा की जो बात हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो बात हुई थी, उस बात के आधार पर अब तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे ना। पांचों पार्टी एनडीए के पांचों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे और बैठ कर मिलजुल कर तय करेंगे कि कौन राज्यसभा में जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे। यह तो अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर है, एनडीए के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। अभी हम लोग डिबेट में बैठकर कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, यह कहना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है बिहार में और देश में भी। अब एनडीए का शीर्ष नेतृत्व, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो, जनता दल का शीर्ष नेतृत्व हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का शीर्ष नेतृत्व हो, या हमारी पार्टी या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व करने वाला हो, वो सभी लोग तय करेंगे कि कौन राज्यसभा में जाएंगे। अभी कुछ भी कहना अभी मुनासिब नहीं होगा, समय आने दीजिए, नामांकन की प्रक्रिया होगी और नामांकन की प्रक्रिया के बाद हम बताएंगे कि कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। सौरभ भाई चलिए, शंकर मांझी जी मुझे ये बताइए कि वादा तो बीजेपी के तरफ से जीतन राम मांझी को भी किया गया था लोकसभा चुनाव में, एक राज्यसभा की सीटें मिलेगी, तो इस बार उम्मीद है आप लोगों को कि एक सीटें मिलेगी, एक सीटें आप लोगों को खाते में जाएगी? जी, आप सभी को नमस्कार। आप लोग जो विषय पर हम लोग आज चर्चा के लिए बैठे हैं, आप लोग को बता देना चाहें कि एनडीए बहुत बड़ा राजनीतिक सहयोगी संगठनों का एक दल है। यहाँ पर सब कुछ संभव है, और हमारे नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अपनी बात को मुखर रूप से रखे हैं। सभी दल, पांचों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात को रख करके जो भी संभव होगा आपस में तालमेल बैठा करके जो भी संभव होगा एक दूसरे के बीच में, ये बहुत बड़ा सहयोगी संगठनों का दल है जो आपस में सामंजस्य बैठा करके आगे पीछे की राजनीति करके लोगों को मिला जुला करके चलने का काम। लेकिन आपके नेता तो आपके जो नेता हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था ना कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी तो हम लोग कुछ भी फैसला ले सकते हैं, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा भी दे सकते हैं, गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। इस्तीफे का कहीं कोई सवाल नहीं है, मांगना जायज है। हम अपनी मांग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पटल पर रखे हैं, हमारी बात जरूर सुनी जाएगी। मांगना कोई गुनाह थोड़ी है, हम तो मांगेंगे ही, हमारा हक बनता है। हम सहयोगी दल है, छोटे भाई है, मांगना तो हमारा फर्ज। चलिए सोनम जी, ये बताइए मुझे कि उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी भी मांग रहे हैं, आपके तो 19 विधायक हैं, आपका तो हक और अधिकार इन दोनों से काफी ज्यादा है। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मांगने की तो आदत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं है, क्योंकि गठबंधन के एक सहयोगी के रूप में हम लोग हमेशा से साथ में रहे हैं और हमारी काफी अच्छी जीत हुई है, और बिहार की तमाम जनता हमारे साथ, हमारे एनडीए के सपोर्ट में है। और बिल्कुल अगर संख्या के हिसाब से आंकते हैं तो हमारी संख्या थोड़ी ज्यादा है,
और ये निर्णय करने के लिए हम और हमारे साथ जितने भी यहाँ पे प्रवक्ता लोग आए हैं, ये निर्णय नहीं कर सकते हैं, चूँकि हम लोगों के ऊपर भी हमारे वरीय नेतागण हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लेकिन पाँचों एक घटक सीट तो दल के मिलना जो चाहिए ना, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से, नेता के हैसियत से आप कह सकती हैं, एक सीट तो मिलना चाहिए। लोजपा मैं के खाते बिल्कुल में एक सीट तो आनी ही चाहिए। सौरभ जी, मैं बिल्कुल वही बात बता रही हूँ कि सीटों की अगर संख्या को के मद्देनजर अगर इस बात को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी पार्टी को एक सीट तो बिल्कुल मिलनी बनती है, लेकिन हम लोग ये चीजें कह के मांग नहीं सकते हैं और ना मांगेंगे, चूंकि ये लोग जो आपस में निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम लोगों को जो भी निर्णय आज तक हमारे वरीय नेतागण जिस को मिला था ईमानदारी वही के हम लोग साथ फुलफिल आपने करते हैं। बताया, ईमानदारी के साथ आपने बताया कि एक सीट मिलनी चाहिए, जी उसी बिल्कुल। ईमानदारी के साथ मुझे ये बता दीजिए कि उस सीट पे अगर एक सीट मिलती है तो उस सीट पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो पत्नी है रीना पासवान, उनको राज्यसभा जाना चाहिए। देखिए, मैं इस पे आपको क्लियर बता देना चाह रही हूँ कि अगर उनको राजनीति से इतना ही ज़्यादा अटैचमेंट होता, प्यार होता तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जीवन काल में जो 50 वर्ष का उनका जो बेदाग जो राजनीतिक करियर रहा है, उसमें वो चाहती तो कभी का वो आ गई होती, लेकिन उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हाँ, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं, उनके साथ वो अपना आशीर्वाद, स्नेह और उन्हीं के साथ-साथ हमारी पूरी पार्टी को वो मार्गदर्शन देने का काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, ऐसी उनकी कोई भी मनोभावना नहीं है। और हमारे चिराग पासवान जी बहुत सारे ऐसे मंचों से उन्होंने साफ ज़ाहिर कर दिया है कि उनकी माताश्री कभी इस तरह से फ्रंट पे आकर के राजनीति नहीं करना चाहेंगी। जी। चलिए, आखिरी में ये भी बता दीजिए कि अगर 5वीं सीट मिलती है तो उस सीट पर जो राज्यसभा पार्टी के तरफ से जाएंगे वो परिवार के सदस्य होंगे या पार्टी के वर्कर होंगे? देखिए, परिवार के सदस्य कहिए या पार्टी के वर्कर कहिए, परिवार से ज़्यादा पार्टी को महत्व दे रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और मुझे लगता है कि परिवारवाद का तो कोई चीज़ होना नहीं चाहिए। जो मेहनतकश लोग हैं, उनको मेहनताना मिलना चाहिए। चलिए संजय जी, मुझे ये बताइए, जो 5 सीटें खाली हो रही है, अगर उन 5 सीटों में उम्मीदवार की बात करें, चाहे अमरेंद्रधारी सिंह की बात करें, प्रेम गुप्ता की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, या फिर रामनाथ ठाकुर की बात करें, या फिर हरिवंश जी की बात करें, तो आपको 5 में से किनके रिपीट होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा आपको दिख रहे हैं और किसके ड्रॉप होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं? कारण 2 नाम तो तय है, आरजेडी के जो 2 नाम हैं वो ड्रॉप होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर जदयू की बात करें तो क्या लगता है कि रामनाथ ठाकुर, हरिवंश जी दोनों इस बार रिपीट होंगे, या दोनों में से एक होंगे, या दोनों में से कोई नहीं होगा? और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी बताएं। देखिए, रामनाथ ठाकुर जी के बारे में चर्चा है कि चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हैं वो, और वो रिपीट हो, जिस तरह की चर्चा। केंद्र में मंत्री भी हैं। जी, हरिवंश जी की जहां तक बात है, हरिवंश जी की बात है, जेडीयू में ऐसा हुआ नहीं है कि तीसरी बार भी राज्यसभा में भेजा जाए किसी को। 14 से वो राज्यसभा के सदस्य हैं और फिर वो रिपीट किए गए, तो क्या तीसरी बार जेडीयू किस परंपरा के तहत अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि तीसरी। संजय जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, आपके ऑडियो में कोई मुझे लगता है कोई परेशानी है। आप एक बार एग्जिट होकर उसके बाद आप एक बार एंट्री ले ले तो आपका, मुझे लगता है कि आपका ऑडियो सही हो जाएगा। तब तक हम जी जी बात करते हैं आरजू खान से। जी। आरजू खान, ये बताइए मुझे कि जैसा कि आपने सुना कि इस बार काफी टफ है, मुझे नहीं लगता है कि वो चाहे प्रेम गुप्ता हो या फिर आपके अमरेंद्रधारी हो, सिंह हो, दोनों के चांसेस काफी कम है इस बार जाने के। तो इस बार आप लोग हथियार डाल देंगे या फिर उम्मीदवार खड़ा करेंगे? सारे चलिए, जितने भी उनसे भी पैनलिस्ट, हमारा जितने भी जी बैठे, जी आरजू खान, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए खुद को।
आपने म्यूट कर रखा है आरजू खान। आरजू खान, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। आरजू खान, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप म्यूट पे हैं। ठीक है, रामपुकार जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बहुत बढ़िया। रामपुकार जी, चर्चा तो यही है ना कि खुद की बलि दे दी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाने और एमएलसी बनाने के चक्कर में। अब तो चर्चा भी शायद उनके नाम की नहीं हो रही है गठबंधन में कि उनको रिपीट किया जाए। देखिए, यह सब मीडिया की बात है। अंदर की बात क्या है वो कैसे हम बता सकते हैं कि अंदर किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, अंदर में क्या हो रहा है, और अभी ये पब्लिक डोमेन लेकिन में बीजेपी कैसे क्यों चर्चा। भेजेगी, एनडीए क्यों भेजेगी? रामपुकार जी, ये भी तो बात है ना, क्यों भेजेगी? आपके कितने विधायक हैं? अब हमारी ताकत क्या है? बिहार की राजनीति में हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की ताकत, बिहार ताकत में तो हमारी नतीजे तय पार्टी की करते हैं ना। ताकत। नहीं, हम मैं पार्टी बता रहा हूँ की सौरभ जो भाई। संख्या होती है, पार्टी के जो विधायक होते हैं, वही ताकत तय करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकत तो 4 वही तय विधायक हैं, करते हैं, ये तो कहीं कोई दो मत नहीं है, ताकत तय तो करते हैं। 19 वाले लेकिन को क्यों नहीं मिलेगा, 4 वाले को क्यों मिलेगा, 5 वाले को अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? ये हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन में जो हमसे ज्यादा विधायक वाले पार्टी है उनको नहीं मिलेगा और हमको मिलेगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं ना। ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि एनडीए से लेकिन सीट कौन तो एक कौन ही है ना राज्यसभा रामपुकार में जी, जाएंगे। जी सीट तो एक ही है और मिलना किसी एक ही को है। वो चाहे जीतन बिल्कुल। राम मांझी की पार्टी को मिले, चिराग पासवान के पार्टी को मिले, या फिर उपेंद्र कुशवाहा को मिले। अब तो यह वक्त ही तय करेगा सौरभ भाई कि एनडीए में किस पार्टी को राज्यसभा में भेजा जाए, किस पार्टी के नेता को क्यों भेजा भेजा जाए। जाए यह उपेंद्र कुशवाहा को? भेजने क्यों भेजा जाए, इस पर मैं ये बताना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव के समय में जो बातें हुई थी, आज पूरे बिहार में 202 सीट आया हुआ है 243 में, तो उसमें हमारी पार्टी और हमारे सभी नेताओं और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से भी आया हुआ है। एनडीए गठबंधन में अगर बिहार में 202 सीट मिला है तो उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे सभी तमाम नेताओं को बहुत कठिन परिश्रम सहयोग के साथ मिला। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हाँ, सहभागिता सबकी है, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। सहभागिता में जितनी भारतीय जनता पार्टी की है, जितनी जनता दल यू की है, जितने राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है, जितना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का है और जितना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, सभी कार्यकर्ताओं के मेल से 202 सीट आया हुआ है। हाँ, इतना जरूर है, एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता है उन्होंने जो समझौता किए थे विधानसभा चुनाव के समय में, उस समय के आधार पर आज फैसला लेना है। अब देखिए आगे क्या तो फैसला होता है। समझौता हम तो लोग तो शंकर मांझी, ये बताइए, समझौता तो जीतन राम मांझी के साथ भी हुआ था, लोकसभा चुनाव में ही हुआ था कि आपको 1 सीटें दी जाएगी राज्यसभा को। तो उस समझौते के हिसाब से तो जीतन राम मांझी को मिलना चाहिए। समझौते की बात कहीं नहीं है, आपस में सामंजस्य की बात है, आपस में बात नेता करेंगे, जो फैसला होगा वो सब आपके सामने होगा। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन की बात है, कहाँ कोई आपसी मतभेद की बात है। ये तो एनडीए है, लेकिन नेता सीट तो पांचों दल एक ही के है ना नेता तय शंकर जी, करेंगे, यही होगा। शंकर पांचों मांझी दल जी, के नेता सीट जो तो तय एक ही करेंगे है। वो आगे स्वीकार करेगा जनता। शंकर मांझी जी, सीट एक ही है और उसमें मुझे लगता है कि उसका हक और अधिकार ज्यादा बनता है जिसके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो जिनको मिलेगा जो बनेंगे, हम लोग अभी नेता के ऊपर छोड़े हुए हैं। नेता जो तय करेंगे पांचों मिलके वो हम लोग के तो स्वीकार है। धमकी तो आपने दे दी ना, आपके नेता ने धमकी तो दे दी कि अगर मुझे नहीं मिला तो हम इस्तीफा भी दे सकते हैं, गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। गठबंधन में अपनी बात रखना, अपनी दावा पेश करना, ये तो हमारे नेता जब पार्टी नेतागिरी कर रहे हैं, जब वो नेता हैं पार्टी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, तो अपनी पक्ष की बात को, अपनी दावे की बात को तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि कार्यकर्ता के हित के लिए आप लड़ रहे हैं, तो कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप जिस गठबंधन में हैं उसके साथ तो आपको साझा करना होगा। तो अपनी तरफ से बात वो किए हैं,
उस पर गठबंधन जरूर विचार करेगी और जो फैसला होगा उस सभी के लिए मान्य होगा। चलिए सोनम जी, जिनके पास 4 विधायक है, जिनके पास 5 विधायक है, वो अपने अपने तरह से अपने अपने दावे कर रहे हैं। 19 वाले चुप बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, चुप रहने का प्रश्न नहीं है। जहां तक बात है कि विधानसभा चुनाव का जो भी परिणाम आया उसके अनुसार अगर सीटों का आकलन करें और इस सीट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये सीट हमारे खाते में ही आनी चाहिए। बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे वो हमारे और हमारे नेता के सर आंखों पे है। उनका जो भी निर्णय लिया जाएगा हम लोग उनका पालन करेंगे। चलिए कुमकुम जी, ये बता दीजिए, आपके 3 सहयोगी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं, तीनों अपने अपने तरह से दावे कर रहे हैं। एक के पास 4 विधायक, दूसरे के पास 5 और तीसरे के पास 19 विधायक। किनको मिलना चाहिए राज्यसभा की 5वीं सीट? देखिए सौरभ जी, हम जितने भी जीत करके आए हैं, आपको पता है बिहार में अप्रचंड बहुमत मिला है, जनादेश मिला है, और उस जनादेश का सम्मान है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर लोकसभा जनादेश है तो राज्यसभा जो है उसका संतुलन है, और संतुलन जो होता है वो नीतियों को सुचारू रूप से कैसे उसको क्रियान्वयन उसका किया जाए, नीतियों को लेकर के हम राज्यसभा पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे ये नहीं होगा कि 10 जनपद को रिटेन करने के लिए हम राज्यसभा पहुंच जाएंगे। एक प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो थ्रू आउट हिज टेन्योर एंड करियर वो राज्यसभा का ही सदस्य होगा। एक ऐसा होगा जो परिवार का कोई होगा वो पहुंच जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि उसके पास, उस परिवार के पास इतनी सीटें हैं बिहार के विधानसभा में। नहीं ऐसा होगा कि किसी राज्य से ला करके हम, और वो प्रेमचंद्र गुप्ता को कौन नहीं जानता है कि किस तरीके का उन्होंने लाइजनिंग और किस किस घोटाले में वो फंसे हुए, उनको हम जाकर के राज्यसभा पहुंचा देंगे। जो भी होगा बिहार के हित के लिए होगा, सबों के लिए हित होगा, और बिहार का जो जनादेश है, हमारे जो सभी यहाँ पे जो हमारे एनडीए गठबंधन के जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, हम सभी इस चीज को स्वीकार करेंगे कि बिहार की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हुए उनके लिए उनके नीतियों, क्या नीतियां बनेंगी, कैसे गढ़ी जाएंगी, उसका ध्यान रखते हुए हम वहां पहुंचेंगे। हमें तो देखना अब ये जरूरी है, कहीं 25 घट करके, ध्यान रखिएगा, कहीं 25 घट करके 22-23 पे न पहुंच जाए, फिर एलओपी पे भी सवाल या निशान जो जवाब ले लेते हैं। अर्जू खान, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीति है ना नीयत है, और जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनकी ये प्रवक्ता है, वो सब गलत साबित हो जाता है। ये राज्यसभा में जाएंगे, ये जाएंगे किस चीज के लिए जाएंगे? नंबर गेमिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे वो हेमंत बिश्वा हो, चाहे सुदेंदु अधिकारी हो, चाहे वो स्वर्गीय अजीत पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, जिनको भ्रष्टाचारी कहा, उनको अपने कैबिनेट का मंत्री बनाया, उनको अपना डिप्टी सीएम बनाया। तो सबसे पहली बात तो ये बड़ी बड़ी बातें करना भूल जाए, क्योंकि न इनके पास नियत है न नीति है। दूसरी बात, रास्ता कहां से निकलेगा? ये अभी इन्होंने कहा कि कहीं आप लीडर ऑफ अपोजिशन न रहें। आखिर में आपके पास ये जो नंबर गेम वाला है जनता दल यूनाइटेड के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बड़ा और छोटा भाई बनने की ये कवायद जब से इलेक्शन खत्म हुआ है, क्यों है? रास्ता यही से निकलेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रास्ता यही से निकलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिस जिस सहयोगियों के साथ रही है, उसने अपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, उसके साथ गद्दारी किया है। और न हो तो जेजेपी हरियाणा के साथ देख लीजिए, अकाली दल के साथ देख लीजिए, एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र शिवसेना को देख लीजिए, एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, जिनके चेहरों के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया, उनके साथ इन्होंने क्या किया है। तो ये दोहरी मानसिकता वाले लोग हमको नियत और नीति के बारे में न बताएं। और ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहा, रास्ता यही से निकलेगा जो इन्होंने कहा कि आखिर में क्या जरूरत है कि जो प्रचंड बहुमत, आप कहती है कि प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन उसके बाद भी छोटा भाई बड़ा भाई बनने की कवायद क्यों तेज है? आखिर में कौन है जो बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक को खत्म करेगा? कौन है जो एआईएमआईएम का लेगा? कौन है जीतन राम मांझी जी जो वंचित और उपेक्षित रहेंगे? आखिर में क्यों है चिराग पासवान जी जो कि स्वघोषित हनुमान कहेंगे और उनका कोई नहीं होगा, राज्यसभा नहीं जाएगा? वो उपेंद्र कुशवाहा जी जिन्होंने लगातार अपनी बातें की है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने लगातार अपनी बातें कही है, वो क्यों नहीं जाएंगे? रास्ता यही से निकलेगा। और मैं यकीन तौर पे मैं कह सकता हूं कि राजनीति के अंदर कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता है, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। रास्ता यही से निकलेगा, क्योंकि एक दूसरे को ये बड़ी और छोटा बनने के चक्कर में ये एक दूसरे को ये खा जाएंगे। भाजपा का प्रवचन नहीं चाहिए हमको। जिसको भ्रष्टाचारी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं
उसको कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं। अरे हेमंत बिश्वा शर्मा को भी जेल में आप डाल रहे थे। ठीक है, समय की कमी है संजय जी के पास। ठीक है आरजू जी, आप बड़ी बड़ी बातें ना करिए, आरजू क्योंकि खान, और एक और देश के समय की कमी प्रधानमंत्री है कहते हैं संजय और जी के उनको पास। डिप्टी सीएम बनाते हैं। आखिरी सवाल। ठीक है संजय जी, वही सवाल। मुझे 30 सेकंड का कुमकुम वक्त जी, दीजिए प्लीज। जी बोलिए। सिर्फ 30 सेकंड में लूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, जहां पूरा देश भगवामय है, पूरा जो आप मैप उठा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का देखेंगे में तो रहेगा, संविधान के हाथों से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अरे नहीं करने देंगे। धर्म की बात कह के देश को लड़ाने वाले लोग पसंद नहीं है हमको। संविधान को क्यों खत्म करना चाहती है ये बताइए। कुमकुम जी, अरे संविधान को क्यों खत्म करना चाहती है। कुमकुम जी, संजय ठीक है आरजू खान, कुमकुम जी एक ये बताइए। भगवा की बात जरूर करिएगा, संविधान रहेगा ये बता दीजिए। आरजू खान एक मिनट समय की क्या। संजय जी, वही सवाल मेरा फिर से है आपके साथ कि किन किन नामों की चर्चा, जिनकी सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है उनके राज्यसभा में रिपीट होने की। पहला नाम अगर बात करें रामनाथ ठाकुर, तो वो राज्यसभा के सांसद, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो मुझे लगता है उनकी संभावना ज्यादा है। हरिवंश जी को लेकर हो सकता है कि थोड़ा सा स्थिति जो है वो डाइसी बनी हुई है, लेकिन अगर हरिवंश जी जदयू के तरफ से नहीं जाएंगे तो उनकी जगह कौन ले सकता है? नहीं, वो तो 18 मनीष वर्मा हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। मनीष वर्मा की नाम बहुत मजबूती के साथ जेडीयू में चल रहा है, और हो सकता है कि जेडीयू मनीष वर्मा जी को भेज दे राज्यसभा का, क्योंकि जो हरिवंश जी और की कोई बात नाम मनीष वर्मा के अलावा जदयू में? देखिए, अंदर खाने में तो कई नाम चलते रहते हैं ना, लेकिन जिस प्रबल दावेदारी की बात है उनका नाम आपने ले लिया कि मनीष। तो अगर बीजेपी की बात करें तो मुझे लगता है कि दो नाम जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है, पहला नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और दूसरा नाम भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह। अरे बिल्कुल ठीक है, बता रहे शाहबाद को साधनी है इनको, तो क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन को ध्यान में रख करके और एक असंतोष का जो वातावरण है उसको दूर करने के लिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है, जिससे दोनों नाम के अलावा कोई और नाम, तीसरा नाम? तीसरे नाम में कई लोगों का नाम चल रहा है, लेकिन प्रबल दावेदारी की बात अगर हम लोग करेंगे तो उसमें पवन सिंह जो प्रबल दावेदार है, जिसमें शाहबाद को भी साधना है और जातीय संतुलन को भी साधनी है, उसमें पवन सिंह का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है। वैसे तो 3, 4, 5 नाम है जिसकी चर्चा हम लोग कभी कर लेंगे। पांचवी जो सीट है वो किसके खाते में जाएगी, आपको क्या लगता है? उपेंद्र कुशवाहा के खाते में, जीतन राम मांझी के खाते में, या चिराग पासवान के खाते में? देखिए, 5वीं सीट के बारे में मुझे कुछ भी बोलना अभी उचित नहीं लगता है। अभी रामपुकार भाई बोल रहे थे ना कि भाई आपको नहीं पता है कि बिहार में किस जाति के समीकरण से कैसे एनडीए को इतनी सीट आ गई। अब हम किन्हीं का नाम ले लेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर इनकी दावेदारी है तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं नाम ले लूंगा चिराग पासवान की, कि भाई चिराग पासवान की माँ भी प्रबल दावेदार हैं, तो फिर जीतन राम मांझी जी को लगेगा कि भाई ऐसा नाम क्यों ले लिया गया। जीतन राम मांझी जी की अपनी दावेदारी है। 5वां नाम में फिर मैं वही बता रहा हूं, एक वैसे लोग जो एआईएमआईएम को अपने तरीके से अपने साथ ला सकते हैं, जिसके बारे में जाल फेंक दिया गया है, जिसको कहते हैं ना कि उनको एक आश्वासन दे दिया गया है, हमें आप राज्यसभा में 5वीं सीट के तौर पर भेजिए, बदले में हम आपको एक एमएलसी का सीट में आपको प्रतिनिधित्व बिहार में दिलाएंगे। कुछ इस तरह की अंदर खाने में बात एआईएमआईएम से चल रही है। अब एआईएमआईएम इस पर कितना हद तक तैयार हुई नहीं हुई मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस तरह की बातें चल रही है। और उस स्थिति में अगर इस पर बात नहीं बनती है तो 5वीं सीट के लिए हो सकता है कि कोई वैसे आर्थिक रूप से सशक्त, मजबूत, जिनको की आज की भाषा में धनकुबेर कहा जाता है, उनको ये 5वीं सीट दी जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना संजय जी कि वो धनकुबेर किस पार्टी के होंगे, क्योंकि हर पार्टी में धनकुबेर बैठे हुए हैं।
तो वो धन कुबेर या वो उम्मीदवार किस पार्टी के होंगे, सवाल ये है सबसे बड़ा। वो धन कुबेर या तो आरएलएसपी के भी हो सकते हैं, वो धन कुबेर जो एलजेपी आर के भी हो सकते हैं, वो धन कुबेर हम के भी हो सकते हैं। जेडीयू और बीजेपी के धन कुबेर नहीं होंगे, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी दो सीट लेकर के दो सीट ले लिए हैं। जी बिल्कुल, प्रतिनिधित्व है वो पूरा करके एक सीट इनके खाते में दे दिया जाएगा कि आप इस पर लड़ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं तो ये सीट निकाल लीजिए। 38 विधायकों का समर्थन आपके साथ रहेगा हमारा। जी बिल्कुल। तो समय की कमी है, चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि 5 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही है, और इस बार लगभग तय है कि 2 सीटें जदयू के खाते में और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। और ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि 5वीं सीट जो वो एनडीए के खाते में जाएगी। और 5वीं सीट किसी पार्टी के तरफ से किसी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, वो चाहे जीतन राम मांझी के पार्टी का हो, चिराग पासवान के पार्टी का हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इस बार मुश्किल है उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट होना, या गठबंधन की तरफ से उन्हें रिपीट करना, या बीजेपी की तरफ से, ये काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को पहले एमएलसी बनाया और फिर मंत्री बनाया, या यूं कहें कि पहले मंत्री बनाया बाद में वो एमएलसी बने, तो इससे लगता है कि उनके रिपीट होने के चांसेस जो हैं वो काफी कम रह गए हैं। और मुझे लगता है कि इस तीनों पार्टियों में से सबसे ज्यादा जो ताकत है वो एलजेपीआर का है, क्योंकि उनके पास 19 विधायक। तो मुझे लगता है 5वीं सीट एलजेपीआर के खाते में जाएगी। अब ये चिराग पासवान पर डिपेंड करेगा कि वो उम्मीदवार किसे बनाते हैं। और मुझे लगता है कि इस 5 सीटों में से महागठबंधन के खाते में शायद एक भी सीट ना आए। तो चर्चा मैं खत्म कर रहा हूं, और आपसे अंतिम मैं अपील करूंगा, जो हमेशा मैं आप लोगों के सामने करता हूं या आप लोगों के साथ करता हूं, कि अगर आपने न्यूज 24 बिहार झारखंड डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें। और अगर आज की चर्चा में अगर कोई भी बात आपको अच्छी ना लगी हो तो आप कमेंट के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं।